हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत हम सहयोग या सहगामी प्रक्रियाओं के बारे में जान रहे हैं। आज इसके अंतर्गत हम संघर्ष पॉइंट को समझेंगे। देखिए, संघर्ष को एक मौलिक और सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है, जो प्रत्येक समाज और काल में कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। पूरी तरह से संघर्ष रहित समाज का पाया जाना असंभव है। संघर्ष सामाजिक संबंधों में हर समय मौजूद रहता है। यह जीवन की एक वास्तविकता है, इसे अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। अब हम संघर्ष के अर्थ एवं परिभाषा को समझ लेंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति या समूह अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी को नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने, उसके हितों को चोट पहुंचाने या उसके कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न करता है, तो इसे संघर्ष के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे प्रयत्न में शक्ति, हिंसा, प्रतिकार या विरोध का सहारा लिया जाता है। इनकी सहायता से अन्य व्यक्तियों या समूहों के लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न की जाती है। संघर्ष का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैकाइवर और पेज इन्होंने लिखा है कि सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते या विवाद करते हैं। A.N.W. ग्रीन के अनुसार संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। और वहीं समाजशास्त्री गिलिन के अनुसार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या फिर समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति विरोधी को प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की चुनौती देकर करते हैं। यानी इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग या हिंसा की धमकी द्वारा दूसरों की इच्छाओं को दबाना या उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित करना, ये सभी संघर्ष है। वही समाजशास्त्री किंग्सले डेविस के अनुसार जहां प्रतिस्पर्धियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहीं संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो कुछ संघर्ष की हम विशेषताओं को समझ लेते हैं, इससे संघर्ष को और अच्छी तरह से हम समझेंगे। देखिए, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर संघर्ष की जो विशेषताएं हैं वो कुछ ही इस प्रकार हैं, जो संघर्ष की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। जैसे पहला है, संघर्ष के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों या फिर समूहों का होना ज़रूरी होता है, जो एक दूसरे के हितों को हिंसा की धमकी, आक्रमण, विरोध या उत्पीड़न के माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है, यानी जिसमें संघर्ष करता व्यक्ति या समूह को एक दूसरे की गतिविधियों का ध्यान रखता है, यानी वो जानता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ विरोधी को मार्ग से हटाने का प्रयत्न करते हैं। तीसरी विशेषता है, संघर्ष एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी इसका तात्पर्य यह है कि संघर्ष में ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित न होकर प्रतिद्वंदी पर केंद्रित हो जाता है। यहाँ सामान्य व्यक्ति या समूह के साथ संघर्ष नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के साथ संघर्ष किया जाता है। परिणाम ये निकलता है कि प्रतिद्वंदी एक दूसरे को भली भांति जानते हैं और इसीलिए इसे व्यक्तिगत प्रक्रिया माना गया है। चौथी विशेषता है, संघर्ष एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। इसका अर्थ ये है कि संघर्ष सदैव ही नहीं चलता है, बल्कि रुक रुक कर चलता है, इसीलिए अनियंत्रित प्रक्रिया है। इसका कारण भी ये है कि संघर्ष के लिए शक्ति और अन्य साधन जुटाने पड़ते हैं, जो किसी भी व्यक्ति या समूह के पास असीमित मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं सीमित मात्रा में ही होते हैं। परिणाम ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या समूह हमेशा संघर्ष नहीं करता है या हमेशा संघर्ष करते नहीं रह सकता। इतिहास बताती है कि मानव ने युद्ध में जितना समय बिताया, उससे कई गुना अधिक समय शांति में उन्होंने बिताया है। पांचवी विशेषता है, संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ ये है कि संघर्ष किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज और प्रत्येक काल में कम या अधिक मात्रा में जरूरी ही पाया गया है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां व्यक्तियों और समूह के स्वार्थ एक दूसरे से टकराते हैं, वहीं संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अब हम संघर्ष के स्वरूपों को समझेंगे। देखिए, समाजशास्त्री गिलिन द्वारा बताए गए हैं, जो कि 5 स्वरूप हैं जो प्रमुख हैं, जिनमें पहला है व्यक्तिगत स्वरूप, यानी अपनी हितों के टकराने से व्यक्ति के बीच होने वाला संघर्ष व्यक्तिगत संघर्ष के अंतर्गत आता है। देखिए, व्यक्तिगत संघर्ष ज़्यादातर धन,
स्त्री और जमीन को लेकर होते हैं। इस प्रकार के संघर्षों को देखने का मौका साधारणतः प्रत्येक समाज में मिलता है। इस प्रकार के संघर्ष को समूह प्रोत्साहित नहीं करता है। संघर्ष का दूसरा स्वरूप है प्रजातीय संघर्ष। देखिए, यह समूहगत संघर्ष में आता है। यह प्रजाति और दूसरे प्रजाति में, यानी कि एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति में शारीरिक अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। और जब दो अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो कई बार उनमें संघर्ष भड़क उठते हैं। इसे ही प्रजातीय संघर्ष कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रजातीय संघर्ष के लिए शारीरिक अंतरों को उत्तरदायी माना जाता है, लेकिन वास्तव में इसके लिए सांस्कृतिक भिन्नता और ज़्यादातर आर्थिक हितों का टकराव प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। संघर्ष का तीसरा स्वरूप है वर्ग संघर्ष। आज वर्ग संघर्ष विश्व के अनेक देशों में भीषण रूप धारण करता जा रहा है। जब एक समूह अपने को श्रेष्ठ और अन्य को हीन समझकर अपने स्वार्थ या हितों के लिए उसे अपने अधिकार में रखने का प्रयत्न करता है तो वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। इस प्रकार के हितों में आर्थिक लाभ, राजनीतिक शक्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सभी देखने को मिलते हैं। वहीं औद्योगिकरण के कारण ही बढ़ते हुए पूंजीवाद ने वर्ग संघर्ष को बढ़ने में योगदान दिया है। देखिए, पूंजीपति वर्ग या उच्च वर्ग के पास प्रतिष्ठा और धन की, जबकि श्रमिक या निम्न वर्ग के पास संख्या या संगठन या श्रम की शक्ति होती है। तो इन दोनों वर्गों के हितों के टकराने से हड़ताल, घेराव, तालाबंदी, तोड़फोड़ और मारपीट जैसे जो संघर्ष है वो समाज में हमेशा देखने को मिलते हैं। संघर्ष का चौथा स्वरूप है राजनीतिक संघर्ष। देखिए, राजनीतिक संघर्ष के दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला, एक ही राष्ट्र के अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच होने वाला संघर्ष, और दूसरा विश्व के अलग अलग राष्ट्रों के बीच होने वाला संघर्ष, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी कहा जाता है। ये जिन राष्ट्रों में विचार व्यक्त करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है और प्रजातंत्रात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ अनेक राजनीतिक दल बन जाते हैं। ये दल अपने सिद्धांतों, नीतियों और कार्यों के आधार पर शांतिमय तरीके से जनता का समर्थन प्राप्त कर अपनी अपनी सरकार बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसे राजनीतिक दलों के बीच पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। लेकिन कई बार ये राजनीतिक दल दूसरे दल या विरोधी नेताओं के विरुद्ध घृणा फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं और इनका प्रचार करते हैं, चरित्र हनन का प्रयत्न करते हैं। और जब ये बातें बढ़ जाती है तो टकराव होता है, मारपीट होती है, हत्या तक का जो सहारा लिया जाता है राजनीति के अंतर्गत। तो ये राजनीतिक संघर्ष है। संघर्ष का पांचवा स्वरूप है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। देखिए, इस प्रकार का संघर्ष सामूहिक संघर्ष का ही एक प्रकार है। अलग अलग राष्ट्रों के बीच समय समय पर होने वाले युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के ही उदाहरण है। अगर हम लिए अपने भारत के लिए ले तो भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच होने वाले युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के अंतर्गत ही आती हैं। संघर्ष के इन स्वरूपों के अलावा मैकाइवर और पेज ने संघर्ष के दो प्रकार उन्होंने भी बतलाए हैं। पहला है प्रत्येक संघर्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष संघर्ष। देखिए, प्रत्यक्ष संघर्ष में क्या होता है कि व्यक्ति व्यक्ति, समूह समूह के बीच होने वाले जो आमने सामने के संघर्ष होते हैं, ये प्रत्यक्ष संघर्ष होते हैं। वहीं जो अप्रत्यक्ष संघर्ष होते हैं, इसमें दो विरोधी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आकर इस प्रकार के कार्य करते हैं कि एक दूसरे के हितों या लक्ष्यों की पूर्ति में बाधा पड़े या बाधा डाले। देखिए, अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा द्वारा और अलग अलग राष्ट्रों के बीच चलने वाला जो शीत युद्ध या अप्रत्यक्ष संघर्ष है, ये उन्हीं के उदाहरण हैं। यानी ये सभी अप्रत्यक्ष संघर्ष के अंतर्गत आते हैं। अब हम समाजशास्त्रियों द्वारा संघर्ष के कारणों को समझ लेते हैं, यानी संघर्ष होते ही क्यों हैं। देखिए, समाजशास्त्री गिलिन और गिलिन ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष गौरव बढ़ाने या श्रेष्ठ समझी जाने वाली संस्कृति के प्रसार या नवीन प्राकृतिक स्रोतों और नए बाजारों को प्राप्त करने की इच्छा का परिणाम है। शक्ति और सम्मान प्राप्त करने की लालसा और सांस्कृतिक आदर्शों का टकराव भी संघर्ष उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अलग अलग समूहों के मध्य संघर्षों की ये जो जड़ें हैं, यानी ये जो कारणे हैं, वो समूह के भीतर होने वाले संघर्षों में भी अपनी भूमिका निभाते हैं।
विद्वानों ने बताया है कि जब लोग एक दूसरों के संपर्क में आते हैं और उनमें संचार होता है तो उनमें कुछ कारण ऐसे उत्पन्न होते हैं जिसके कारण संघर्ष होते हैं। जैसे व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, सांस्कृतिक भिन्नताएं होती है, परस्पर विरोधी स्वार्थ का टकराव होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। साथ ही इन सभी संघर्षों के कारणों के अलावा संकीर्ण निष्ठा भी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। देखिए, संकीर्ण निष्ठा का मतलब ये होता है कि जहाँ राष्ट्र अपने उग्र रूप में पाया जाता है वहाँ अलग अलग राष्ट्रों के बीच संघर्ष होता है। संकीर्ण निष्ठाओं के कारण जातिवाद, भाई भतीजावाद, दलगत जो राजनीति होती है या शूद्र स्वार्थ जो अपन अपने लगा है समाज में देखने को मिलता है, तो ये सभी अलग अलग प्रकार के ये जो संघर्ष है ये भी कहीं ना कहीं कारण है संघर्ष के।